दोस्तों, सदियों तक चंगेज खान द्वारा स्थापित मंगोलों ने एक बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन किया, जो चीन से पूर्वी यूरोप तक फैला हुआ था। यह दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था, जो सदियों के क्रूर युद्ध के द्वारा बनाया गया था। समय के साथ मंगोल नाम यूरेशियन स्टेपी माउंटेन्स के डरावने घुड़सवारों का पर्याय बन गया था। युद्ध में उनके कौशल और कारनामों की वजह से इतिहास में उनका नाम एक बेहतरीन सेना के रूप में याद रखा जाता है। कई बड़े बड़े देशों की सेनाओं को मंगोलों के खिलाफ युद्ध लड़ने से पहले 2 बार सोचना पड़ता था। फिर भी कुछ देशों को यह क्रूर मंगोल लुटेरे कभी भी जीत नहीं सके। यह 5 देश जो वह करने में कामयाब रहे जिसे कई बड़े बड़े साम्राज्य असंभव मानते थे, और वह था उस वक्त मंगोलों को हराना। उन 5 देशों में पहला देश है वियतनाम। ट्रान राजवंश ने वियतनाम पर 1226 से 1413 ईस्वी तक शासन किया। वह मंगोल आक्रमण को सफलतापूर्वक हराने वाले पहले लोगों में से थे। उस समय तक मंगोलों को एशिया और मध्य पूर्व में राज्यों को जीतने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन जब वे वियतनाम के लोगों के खिलाफ आए तो उनकी हालत खराब हो गई। पहला आक्रमण 1257 ईस्वी में हुआ, जब मंगोलों ने यूनान पर कब्जा कर लिया, जो अब दक्षिण पश्चिमी चीन है। मंगोलों के शासक कुबलाई खान ने सम्राट ट्रान के पास 3 दूत भेजे। कुबलाई खान ने मांग की कि वियतनाम सरेंडर कर दे, नहीं तो वह अपने मंगोल योद्धाओं को भेजकर वियतनाम को तहस नहस कर देगा। जवाब देने की बजाय सम्राट ट्रान ने एक साहसिक कदम उठाया। उसने कुबलाई खान के दूतों को जेल में डाल दिया। आश्चर्य की बात नहीं कि कुबलाई खान को यह बहुत अच्छा नहीं लगा और उसने तुरंत युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन सम्राट ट्रान को पता था कि क्या होने वाला है। वह जानता था कि यह लड़ाई बहुत कठिन होगी, और उसने खुद को इस बात के लिए तैयार करते हुए अपनी पूरी आबादी को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया। आने वाले मंगोल आक्रमण की आशंका में नागरिकों को अपने हथियारों की मरम्मत और नए हथियारों का निर्माण करने का आदेश दिया गया। सम्राट का ऐसा करना सही था। जिस समय उसके राज्य के नागरिक लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, कुबलाई खान ने पहले ही 10,000 मंगोल लड़ाकों के 2 समूहों के साथ राजधानी को घेरने के लिए अपना कमांडर भेज दिया था। वियतनामी और मंगोल सेनाएं राजधानी के बाहर एक नदी के तट पर मिली। मंगोलों को आश्चर्य हुआ जब उन्होंने सम्राट ट्रान को एक हाथी के ऊपर नदी पार करते हुए देखा। यह कुछ ऐसा था जो उन्होंने युद्ध में पहले कभी नहीं देखा था। मंगोलों को नहीं पता था कि हाथियों से कैसे लड़ा जाए, लेकिन उन्होंने अपना संयम बनाए रखा और उनके पैरों पर जलते हुए तीर चलाए। अंत में हाथी भी मंगोल सेना की उग्रता को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। नदी के किनारे 2 खूनी मुठभेड़ों के बाद सम्राट और उसकी सेना नदी में नाव से भाग खड़ी हुई। इस समय पर वियतनामी सम्राट और उसके परिवार ने शक्तिशाली दक्षिणी चीनी सोंग राजवंश के यहाँ शरण लेने के लिए देश से भागने का विचार किया। हालांकि मंगोलों की किस्मत उनको दगा देने वाली थी। जब वे राजधानी में चले गए और वहां के लोगों का नरसंहार किया, तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक और जबरदस्त जीत हासिल कर ली है। लेकिन जल्द ही उन्हें विनाशकारी झटके मिलने शुरू हो गए। शाही राजधानी लगभग 25,000 योद्धाओं की संख्या वाली मंगोल सेना को झेलने के लिए बहुत छोटी थी। इसके अलावा मंगोलों ने शहर पर जो विनाश किया, उससे मलेरिया जैसी बीमारियां फैल गईं। इन सभी कारणों और असहनीय गर्मी से पीड़ित होकर ठंडे मौसम के आदी ये मंगोल लड़ाके परेशान हो गए। मंगोल सेना की ताकत कम होने पर वियतनामी सम्राट ने अपनी सेना को वापस बुला लिया और केवल 9 दिन के बाद आक्रमणकारियों को आसानी से शहर से बाहर धकेल दिया। वियतनाम को जीतने का दूसरा मंगोल प्रयास 1283 से 1285 ईस्वी तक बहुत लंबे समय तक चला। इस समय पर कुबलाई खान के नेतृत्व में मंगोलों ने पहले ही पूरी चीन पर कब्जा कर लिया था, जिससे वियतनाम पहले से कहीं अधिक असुरक्षित हो गया था। एक बार फिर मंगोल वियतनामियों को नष्ट करने की कगार पर थे। उन्होंने राजधानी शहर पर कब्जा कर लिया और सम्राट
और उसके परिवार को एक छोटे से द्वीप पर भागने के लिए मजबूर कर दिया, जहां उन्हें लगभग पकड़ ही लिया गया था। लेकिन एक बार फिर प्रकृति ने वियतनामी लोगों की ओर से लड़ाई में प्रवेश किया, जबकि वियतनामी सेना ने मंगोलों के खिलाफ सख्त लड़ाई जारी रखी। मंगोलों द्वारा अपने साथ लाए गए चीनी डॉक्टरों के बावजूद गर्मी और बीमारी ने मंगोल लड़ाकों पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया था। लड़ाई के अंत में मुख्य मंगोल जनरलों में से एक मारा गया और जो सेना मंगोल चीन में वापस जा पाई वह बस एक छोटी सी सेना ही थी, बाकी सब मारे गए। लेकिन कुबलाई खान ने तो जैसे हार मानने से इनकार कर दिया था। ठीक 2 साल बाद उसने एक और हमला किया। इस बार सेना को आपूर्ति प्रदान करने के लिए नौसेना का भरोसा किया गया। हालांकि उनकी योजनाओं को वियतनामी जनरलों ने विफल कर दिया, जिन्होंने सैकड़ों मंगोल जहाजों को डुबो दिया और कब्जा कर लिया। जमीन पर चीजें ज्यादा बेहतरीन नहीं रही। वियतनामी सैनिकों ने गुरिल्ला युद्ध लड़ा, जिसमें उन्होंने मंगोल घोड़ों को रोकने के लिए खाइयों में कीलें बिछा दी। उन्होंने मंगोल नावों के खिलाफ नदी पर घात लगाकर हमले भी किए। 1 साल की लड़ाई के बाद मंगोलों ने हार मान ली और वियतनाम के लोग कई लड़ाइयों बाद अब राहत की सांस ले पाए। दूसरा देश जापान है। 1274 एडी के आसपास में पहले और दूसरे वियतनामी आक्रमणों के बीच कुबलाई खान ने चीन के दक्षिणी सोंग राजवंश पर अपनी नजरें जमाई। 1115 एडी में चीन उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में विभाजित हो गया। चंगेज खान के एक बेटे के नेतृत्व में मंगोलों ने पहले ही उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया था। हालांकि दक्षिणी भाग कहीं अधिक कठिन साबित हुआ, तो कुबलाई खान ने एक योजना बनाई। अपने उद्देश्य को मजबूत करने के लिए उसने सोंग राज वाले चीन के व्यापारिक साझेदारों को जीतने के लिए कई अभियान चलाए। उन साझेदारों में से एक जापान था। 13वीं सदी में जापान एक सामंती समाज था, जिस पर शोगुन का शासन था, जिसके प्रति सामुराई वर्ग पूरी तरह निष्ठा रखता था। इस हायरार्किकल समाज में सामुराई शोगन के जागीरदार के रूप में कार्य करते थे। उन्हें विशेष अधिकार दिए गए जो उन्हें जापानी किसानों से अलग बनाते थे। इस समय जापान भी एक बंद राष्ट्र था, क्योंकि शोगुन ने शैक्षणिक या धार्मिक उद्देश्यों के अलावा अन्य देशों में किसी भी प्रकार के व्यापार या इमिग्रेशन को अलाउ नहीं कर रखा था। अपना पहला आक्रमण शुरू करने के लिए कुबलाई खान ने सबसे पहले एक दूत भेजकर मांग की कि जापान खुद को मंगोलों के अधीन कर दे और एक व्यापारिक भागीदार बन जाए। शोगुन उसके अनुरोध का जवाब देने में विफल रहा। इसके बाद कुबलाई खान ने कई और दूत भेजे, लेकिन शोगुन ने फिर भी मंगोल की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर कुबलाई खान ने आक्रमण करने का फैसला कर लिया। 1274 के आक्रमण के दौरान मंगोलों ने हकाटा द्वीप पर कब्जा कर लिया। यह सोंग राजवंश के लिए व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। जैसे ही मंगोल जापानी क्षेत्र में गहराई तक घुसे, उन्होंने सामुराई को भारी नुकसान पहुंचाया। जापानियों की लड़ाई की शैली संगठित संरचनाओं की बजाय व्यक्तिगत कौशल पर आधारित थी, जिनमें मंगोलों को महारत हासिल थी। आग लगाने वाले हथियार जो जापानियों ने पहले कभी नहीं देखे थे, उनके उपयोग सहित सामरिक और तकनीकी लाभों के बावजूद मंगोल अपने जहाजों की ओर पीछे हट गए। जैसे कि कुछ इतिहासकार दावा करते हैं, चाहे किसी तूफान के कारण हो या अन्य कारणों से, यह पहला मंगोल आक्रमण जापान के बाकी हिस्सों में फैलने में विफल रहा। दूसरा अटैक 1281 में हुआ। कुबलाई खान के पास जापान पर अटैक करने का कोई बड़ा कारण नहीं था। कुबलाई खान साउथ चाइना के व्यापारिक साझेदारों पर विजय प्राप्त करके चीन को कमजोर करना चाहता था। इससे कुबलाई को उम्मीद थी कि इस अटैक से उसके शासन को वैधता मिलेगी और उसे अपने लोगों के बीच समर्थन हासिल करने में मदद मिलेगी। लेकिन यह अटैक पहले से भी अधिक बुरी तरह विफल रहा। मंगोलों ने नाव से 2 बड़ी सेनाएं भेजी, लेकिन कहा जाता है कि उस समय तेज तूफान ने बेड़े में से एक को प्रभावित किया। इससे उसकी अधिकांश सेना नष्ट हो गई, जिसकी वजह से बाकी बचे जहाजों को वापस चीन जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच जमीन पर जापानियों ने तूफान से बचे हुए मंगोलों की तलाश की और उन्हें पकड़ पकड़ कर मार डाला। मंगोल अटैक को रोकने वाला यह बड़ा तूफान, जिसे कामिकाज़े कहा गया, यह जापानी इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। यह नाम बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया और
आत्मघाती पायलटों के नाम के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने जानबूझकर अपने विमानों को दुश्मन के जहाजों से टकराया था। 1281 में जापान के खिलाफ मंगोलों की यह हार आने वाली सदियों तक इतिहास और मिथक दोनों में जीवित रहेगी। तीसरा देश है जावा, जो आज का वेस्टर्न इंडोनेशिया है।